अभी हम लोगों ने देखा कि साझेदारी क्या है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि साझेदारी का क्या क्या विशेषता है। क्या देखने वाले हैं? साझेदारी के क्या क्या विशेषताएं हैं। साझेदारी के विशेषता को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन है साझेदारी के विशेषताओं को लिखें। क्या सवाल है? साझेदारी के विशेषताओं को लिखें। विशेषता मतलब क्या? एडवांटेज नहीं, तो साझेदारी का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है। देखो साझेदारी का विशेषता क्या है। पहली विशेषता आपके सामने है, लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन। क्या लिखा हुआ है? 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। देखो साझेदारी जब भी होगा तो कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2। कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2। तो साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे। और अधिक से अधिक पार्टनरशिप में 50 व्यक्ति हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 50 व्यक्ति हो सकते हैं। साझेदारी में कम से कम व्यक्ति होते हैं 2 और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। तो ये क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप बिजनेस में 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसे भी 50 व्यक्ति कौन सा पार्टनरशिप में रहता? नहीं के बराबर, है ना। ज़्यादातर हमारे आसपास में देखने को मिलता है 2, 3, 4, 5 साझेदार हैं। इससे ज़्यादा साझेदार वाला कम ही रहता, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टनर होगा उतना ज़्यादा झगड़ा का संभावना होगा नहीं, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होगा। तो सामान्य तौर पे पार्टनरशिप में 2, 4, 5, 6 व्यक्ति होते हैं। 50 व्यक्ति बहुत कम ही नहीं ही होता लगभग, है ना। लेकिन नियम के हिसाब से है कि पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे और अधिक से अधिक कितने होंगे? 50। अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होंगे? 50 व्यक्ति होंगे। दूसरा क्या था? अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता का मतलब वो एग्रीमेंट। क्या हुआ? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि साझेदारों का आपस में क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। सहमति का मतलब हो गया कि जैसे कि पार्टनर है, अब ए कहता है कि साइकिल का दुकान खोलेंगे, अब बी कहता है दवा का दुकान खोलेंगे, तो ऐसे में सहमति हुआ क्या? सहमति नहीं हो। सहमति का मतलब, सह मतलब एक, मति मतलब मन, मतलब एक मन होना चाहिए, है ना। एक कह रहा है साइकिल का दुकान खोलेंगे, दूसरा कहता नहीं ठीक है साइकिल का ही दुकान खोलेंगे, तो ये क्या हुआ? सहमति हुआ। ये क्या हुआ? सहमति हुआ। तो सहमति या समझौता का मतलब, एग्रीमेंट का मतलब, जिस बात पे सभी साझेदार सहमत हैं, जिस बात पे सभी साझेदार सहमत हैं, एक मत हैं, इसको कहते हैं समझौता। सम मतलब बराबर, नहीं तो समझौता का मतलब, एग्रीमेंट का मतलब, एक बात पे जब सभी साझेदार एग्री होते हैं तो उससे क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है, समझौता बनता है। समझौता में लिखा होता है किस चीज़ का व्यापार करेंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, कितना पूंजी लगाएंगे, लाभ हानि को कैसे बांटेंगे, है ना। व्यवसाय से जुड़ा जो भी बात होता है जिससे लगता है इन फ्यूचर में विवाद हो सकता, झगड़ा हो सकता है, उन सभी बातों को पहले ही लिख लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं, समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं, समझौता कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? अनुबंध या समझौता। तो साझेदारों के बीच एक लिखित या मौखिक अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसमें व्यवसाय से जुड़े सभी बातों को लिख लिया जाता है ना। तो समझौता क्या है? साझेदारी की स्थापना किससे होती है? समझौते से होती है। बिना समझौता का व्यापार नहीं हो सकता है। एक ने कहा कि हम व्यापार करेंगे, बी ने कहा व्यापार करेंगे, ए ने कहा साइकिल का व्यापार करेंगे, बी ने कहा साइकिल का व्यापार करेंगे, तो सहमति बनी तभी तो व्यापार शुरू हुई। नहीं तो पहले तो समझौता हुआ, बाद में व्यापार हुआ। पहले तो समझौता हुआ, बाद में व्यापार हुआ। तो साझेदारी की स्थापना, शुरुआत किससे होती है? समझौते से होती है। बिना समझौता का व्यापार नहीं हो सकता है।
यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, बातचीत से भी हो सकता है, और या जो बातचीत हुआ उसको लिख भी लिया जा सकता है। तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन किसी विवाद मतलब झगड़ा, है ना, अगर कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो झगड़ा से बचने के लिए कौन समझौता मान्य होगा? लिखित। कौन समझौता मान्य होगा? लिखित। क्योंकि मौखिक का तो कोई एविडेंस है क्या? लिखित का तो एक लिखित है, लेकिन जो मौखिक बात है उसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण है क्या? कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब कोई विवाद होगा, कोई झगड़ा होगा, तो इससे बचने के लिए कैसा समझौता होना चाहिए? लिखित समझौता होना चाहिए, है ना, वैधानिक व्यवसाय करना होना चाहिए। समझ गए? अगला क्या है 4 में? लाभ कमाना एवं विभाजन। क्या है? लाभ कमाना एवं विभाजन। तो लाभ कमाना एवं विभाजन मतलब साझेदारी का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। साझेदारी का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। साझेदारी व्यापार लोग क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए, है ना। तो साझेदारी का उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाना, और उस कमाए गए लाभ को आपस में क्या करना होना चाहिए? बांटना। जो लाभ कमाया उस लाभ को पार्टनर के बीच, साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए? बांटना। बांटना मतलब ये नहीं जिसको तिसको बांट देगा, है ना। बांटना का मतलब क्या हुआ? साझेदारों के बीच बांटना। किसके बीच बांटना? साझेदारों के बीच बांटना। तो लाभ और कमाना एवं लाभ का विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। अगला क्या है? संचालन। संचालन का मतलब है व्यापार का संचालन। संचालन का मतलब क्या है? व्यापार का संचालन। तो संचालन, व्यापार का संचालन सबके द्वारा, जो भी पार्टनर है सबके द्वारा मिलकर किया जा सकता है, या किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। या तो व्यापार को सब मिलकर चलाएगा, या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी व्यापार का संचालन कर सकता है, जो व्यापार को का डिसीजन लेगा, काम करेगा, है ना। तो व्यापार या तो सब मिलकर चलाएगा, या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी व्यापार का संचालन कर सकता है। और अगला है असीमित दायित्व। कौन दायित्व? असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि जिस तरह से अगर हम लोन लेते हैं, जैसे एकाकी व्यापार, कोई व्यक्ति अकेले व्यापार करता है और लोन लेता है और बिजनेस उसका फ्लॉप हो जाता है, डूब जाता है, हानि हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में अपना जमीन बेच कर भी उसको पैसा चुकाना पड़ता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ। एक तो व्यापार में घाटा, और दूसरा उस घाटा का पैसा को चुकाने के लिए, कर्जा को चुकाने के लिए अपना निजी संपत्ति बेचकर उसको कर्जा चुकाना पड़ता है। उसी तरह से सेम साझेदारी व्यापार में भी अगर साझेदारों ने कर्जा लेकर व्यापार किया है और व्यापार में लॉस होगा, घाटा होगा, तो उसको घर से पैसा लाके उस लोन को चुकाना पड़ेगा, उस हानि की भरपाई करनी होगी। इसलिए व्यापार में कैसी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। तो असीमित दायित्व का मतलब हो गया एकाकी व्यापार की तरह साझेदारी व्यापार की सदस्यों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। असीमित का मतलब हो गया कि अगर लॉस होगा तो घर से पैसा ला के उसको क्या करना होगा? चुकाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा? कौन लायबिलिटी है? असीमित दायित्व। और एक पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है जिसको हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था वैधानिक व्यवसाय। ये बात आपको नहीं समझ में आएगा। वैधानिक व्यवसाय। वैधानिक व्यवसाय का मतलब हुआ कि व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिसको करने से सरकार रोकती नहीं है। ऐसा व्यवसाय होना चाहिए जो लीगल हो, वैध हो, जिसको करने से कोई रोकता नहीं हो। उसको कौन व्यवसाय कहते हैं? वैधानिक व्यवसाय। कौन व्यवसाय कहते हैं? वैधानिक व्यवसाय। अब जैसे कोई पार्टनरशिप किया चरस बेचने का, गांजा बेचने का, है ना, बात समझ गए, अफीम बेचने का, या बिहार में दारू बेचने का, ये सब कैसा बिजनेस है? अनलीगल बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? अनलीगल। और अनलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप अगर करता है कोई व्यक्ति तो यह वैलिड नहीं है, वैध
नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए समझो, ए और बी दो व्यक्ति व्यापार किया दारू का बिहार में, है ना। बिहार में दारू अनलीगल है ना। तो दारू का बिजनेस किया। अब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर व्यापार किया। अब क्या हुआ कि ए सारा पैसा रख लिया, बी को नहीं दिया। क्या ए कोर्ट में जाके ये कहेगा कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हम लोग दारू का बिजनेस करते थे, बी ने बेईमानी कर लिया, ऐसा कहेगा क्या? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस क्या था? अनलीगल था। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। बात समझ गए? व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक, लीगल होना चाहिए। तो अभी हम लोग सीखे साझेदारी के विशेषताओं को लिखे। क्या सीखे? साझेदारी के विशेषताओं को लिखें।